हाँ जी, अब अगला लेक्चर जो है वो है क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। देखिए हम बात अभी कर रहे हैं सेल्स की, ठीक है। अब सेल्स जो है वो क्या कर रहा है, सेलर कर रहा है। कौन कर रहा है, सेलर कर रहा है। इनवॉइस जो है वो कौन इशू करेगा, इनवॉइस इज इशूड बाय सेलर, और इसको हम क्या कहेंगे, सेल्स इनवॉइस। ठीक है जी, सेल्स इनवॉइस। अब यहां पे भी हम जब क्रेडिट एंड डेबिट नोट की बात कर रहे हैं तो हम चूंकि सेल्स को पढ़ रहे हैं तो हम सेलर की बात कर रहे हैं, तो क्रेडिट नोट इशूड, ये बात याद रखनी है कि पेपर में जब वो एमसीक्यू करे पूछेगा ना तो वो सिर्फ इतना बता देगा क्रेडिट नोट इशूड। अब क्रेडिट नोट इशू कौन कर रहा है, सेलर कर रहा है। ठीक है, तो क्रेडिट नोट कब इशू किया जाएगा, ये क्रेडिट का वर्ड यहाँ पे क्यों आया, हमने जब सेल की तो रिसीवेबल को डेबिट किया, सेल्स को क्रेडिट किया। तो ये जो रिसीवेबल है जब हम इनको कम करना चाहते हैं, यानी कि सेल्स को रिवर्स करना चाहते हैं, सेल की वैल्यू जो है उसको डिक्रीज करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट नोट इशू कर देंगे। तो रिसीवेबल चूंकि क्रेडिट नोट जब हम इशू करेंगे तो रिसीवेबल जो है वो कम हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, इसलिए हम कहते हैं इसको क्रेडिट नोट। So credit note is issued by the supplier when customer return goods। तो क्रेडिट नोट इशू कब होगा, जब हमने जो चीज़ें सेल की हुई हैं सेल्स रिटर्न होंगी। तो अब जब सेल रिटर्न होंगी तो उससे क्या होगा, जो प्रीवियस इनवॉइस है वो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, रिसीवेबल कम हो जाएंगे। ठीक है, क्रेडिट नोट दूसरी केस में ये भी होता है, एक तो सेल रिटर्न के केस में है, दूसरा ये है कि हमने गलती से इनवॉइस की जो वैल्यू है उसको ओवर चार्ज कर दी है, उसको कम करना चाहते हैं, तब भी हम क्या करेंगे, क्रेडिट नोट इशू करेंगे। हम कौन है यहाँ पे, अभी सेलर हैं। तो जब सेलर क्रेडिट नोट इशू करेगा तो उसका जो मेन मकसद होगा वो सेल इनवॉइस की वैल्यू को कम करना होगा। सेल इनवॉइस की वैल्यू को कम करने का मतलब या तो हमने चीज़ें जो बेची हुई थी वो वापस आ गई हैं हमें, या हमने इनवॉइस जो है वो ओवर चार्ज कर दी थी, उसको हम कम करना चाहते हैं, तो क्रेडिट नोट इशू करेंगे। और अगर हम डेबिट नोट इशू कर रहे हैं तो ये ओवर चार्ज के अपोजिट होगा, यानी कि हमने इनवॉइस का टोटल कम किया, इनवॉइस में कोई एक आइटम हमने कम लिख दिया, हमने इनवॉइस में प्राइस पर यूनिट जो है वो कम लिख दी, अब हम उसको ठीक करना चाहते हैं तो हम डेबिट नोट इशू करेंगे। हम इनवॉइस की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, इट मींस दैट रिसीवेबल बढ़ रहे हैं, रिसीवेबल बढ़ेंगे तो वो डेबिट होंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेबिट नोट। अब डिटेल क्या होती है इस पे, ठीक है जी, वही जो इनवॉइस के ऊपर डिटेल होती है वो ही डिटेल सारी, कस्टमर का नाम, सप्लायर का नाम, उस पे रेफरेंस दे देंगे आप अपने जो इनवॉइस इशू की थी पहले आपने, कि किस इनवॉइस के अगेंस्ट जो है वो ये डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जो है वो इशू हो रहा है। ठीक है, उसी तरह कोडिंग ऑफ क्रेडिट नोट है, जिस तरह हमने कोडिंग ऑफ इनवॉइस की बात की थी, सेम वही कोडिंग ऑफ क्रेडिट नोट है। अब इसमें एक जो चीज़ है कि कोडिंग इनवॉइसेस एंड क्रेडिट नोट, इसमें एक जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो है ग्रिड बॉक्स स्टैंप। ये भी कोडिंग के लिए एक मेथडोलॉजी यूज़ होती है। अब ग्रिड बॉक्स स्टैंप क्या होती है कि एक ग्रिड बॉक्स बना होगा, ठीक है, उसमें 2 कॉलम भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, उसमें आगे सेल बने हुए हैं। ठीक है जी, अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने क्या किया कि इस एक रूटीन का चेक है ना, तो मैंने जब इनवॉइस को चेक करना है तो ये जो पहले कॉलम में मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई हैं, फॉर एग्जांपल इसमें लिखा हुआ जी कि क्या मैंने क्वांटिटी चेक कर ली है, तो उसके सामने मैं टिक लगा दूंगा जी।
फलां काम कर लिया है, टिक लगा दिया। तो ग्रिड बॉक्स स्टैंप जो होती है वो एक टेबल है, ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें चीज़ें लिखी हुई हैं, हमने उसको सिर्फ क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कस्टमर आईडी है जो, ठीक है, तो कस्टमर आईडी जो है उसको हम एंटर करना है। तो बस कस्टमर आईडी ऑलरेडी लिखा हुआ है वहाँ, यहाँ पे मैंने उसका आईडी है सपोज 200 है, वो मैं एंटर कर दूंगा। तो ग्रिड बॉक्स स्टैंप जो है वो एक ईजियर वे है। इसमें ये होता है कि चीज़ के मिस होने के चांसेस नहीं होते कि कोई चीज़ जो है वो रह जाएगी। So grid box is stamped on the invoice and all relevant codes are entered before invoice or credit note is entered in the day book. Checklist of procedures and codes are entered in the box to make sure that proper procedures are followed for entering data in accounting system. मतलब फॉर एग्जांपल हाँ जी, क्या कस्टमर के लेजर में ये डाटा एंटर हो गया है, तो उसका अगर कोड उसके सामने लिखा हुआ है तो इसका मतलब है जी कि डाटा एंटर हो गया है। लेकिन अब ये तक कोड अगर नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब अभी तक कस्टमर का लेजर अपडेट नहीं हुआ। When invoice or credit note is entered in day book, the final grid box is initialed so that same document is not entered twice. तो वो उस पर साइन कर देगा अपने बंदा, ताकि एक ही डॉक्यूमेंट दो दफा एंटर ना हो सके। अब उसके बाद है जी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या है, इजी वर्ड्स में खाता या लेजर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब मंथ एंड होगा तो हम मंथ एंड पे अपने कस्टमर को एक स्टेटमेंट भेजेंगे, एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, उसका लेजर भेजेंगे, ताकि उसमें अगर उसको कोई डिस्प्यूट है, फॉर एग्जांपल हम उसको क्या बताएंगे, भाई इस मंथ के शुरू में तुमने हमारे इतने पैसे देने थे, इतनी हमने ड्यूरिंग द मंथ तुम्हें इनवाइसेस भेज दी हैं, इतने क्रेडिट नोट हैं, इतना हमने तुम्हें डिस्काउंट दिया है। ये भी हमने आगे लेजर जब पढ़ने हैं, रिसीवेबल लेजर, पेएबल लेजर जो है, तो उसमें क्या क्या डिटेल आती है और इस वक्त तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस ये है। तो ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हम मंथली बेसिस पे अपने कस्टमर्स को बेचते रहते हैं। ठीक है, मंथली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है और ऑन डिमांड भी हो सकता है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि उसको कस्टमर जो है वो ड्यूरिंग द मंथ या किसी भी टाइम पे जो है वो अकाउंट को टैली करना चाहता है, तो वो किसी भी टाइम पे हमसे जो है वो अपना लेजर जो है वो डिमांड कर सकता है। अब उसने एक लेजर बनाया हुआ होगा हमारा, हमने उसका लेजर बनाया हुआ है, उसका खाता बनाया हुआ है, तो वो टैली करके देखेगा कहाँ पे डिस्प्यूट आ रहा है, कहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, उस पर वो हमसे बात करेगा, हम उससे बात करेंगे और उन मसाइल को हल करेंगे जो प्रिवेल कर रहे हैं। तो ये बात हो गई क्रेडिट सेल्स की। ठीक है, अब आ गई बात क्रेडिट परचेज की। अब क्रेडिट परचेज की जब आप बात करेंगे तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक परचेज रिक्विजिशन जो है वो इंटरनली जनरेट की जाएगी। जिस डिपार्टमेंट को मटेरियल चाहिए है या गुड्स चाहिए हैं, वो परचेज डिपार्टमेंट को एक परचेज रिक्विजिशन भेजेगा। ठीक है, अब परचेज रिक्विजिशन होती है जब क्या कहते हैं किसी भी स्टोर रूम ने फॉर एग्जांपल उसको मटेरियल चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर स्टोर रूम से भी पीछे कोई डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये नॉर्मली MA1 में मटेरियल के चैप्टर के लेक्चर अगर आप देखेंगे मेरे, तो वहाँ पे ये ज़्यादा बेहतर तरीके से बात हुई है, लेकिन चले मैं यहाँ पे भी कह देता हूँ कि फॉर एग्जांपल स्टोर रूम है, तो सारा मटेरियल जो है वो स्टोर रूम में स्टोर हुआ है। अब स्टोर रूम से आगे जो है वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को या किसी भी और डिपार्टमेंट को वो मटेरियल जा रहा है। अब स्टोर रूम का लिंक जो है वो परचेज डिपार्टमेंट के साथ है। ठीक है, तो अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल चाहिए है तो ये स्टोर रूम को स्टोर रिक्विजिशन भेजेगा, और अगर स्टोर रूम में मटेरियल खत्म हो रहा है तो ये परचेज डिपार्टमेंट को परचेज रिक्विजिशन भेजेगा। तो स्टोर रिक्विजिशन और परचेज रिक्विजिशन में ये जो छोटा सा डिफरेंस है, इसको याद रखना जरूरी है। अब परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, ये आगे सप्लायर को परचेज ऑर्डर दे देगा। ठीक है, अब परचेज ऑर्डर जो है वो देगा, उससे पहले ये भी हो सकता है
कि अगर तो आपके ऑलरेडी सिलेक्टेड सप्लायर हैं, परचेज ऑर्डर इज सेंट टू सिलेक्टेड सप्लायर आफ्टर नेगोशिएशन अबाउट प्राइस एंड क्रेडिट टर्म्स हैव बीन कंप्लीटेड। लेकिन अगर आपने नया सप्लायर है कोई, उससे अभी नहीं, फर्स्ट टाइम आपने चीज परचेज करनी है, तो आप क्या करेंगे, डिफरेंट सप्लायर से कोटेशंस इनवाइट करेंगे। ठीक है, आप कोटेशन में वो क्या करेगा, वो जो सप्लायर है वो आपको अपनी प्राइस बताएगा, दूसरा सप्लायर अपनी प्राइस बताएगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट सप्लायर से जो आपको प्राइसेस मिलेंगी, आप उनमें से जो बेस्ट कोटेशन है उसको सेलेक्ट करेंगे और उसको ऑर्डर देंगे। इट इज आल्सो कॉल्ड बिडिंग एंड लोएस्ट प्राइस बिड इज एक्सेप्टेड। ठीक है जी। तो अगर तो ऑलरेडी सेलेक्टेड सप्लायर है, लॉन्ग टर्म रिलेशंस चल रहे हैं, तो फिर तो स्ट्रेट वे आप क्या करेंगे, ऑर्डर प्लेस कर देंगे। लेकिन अगर नया सप्लायर सेलेक्ट करना है तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होगा, जिसमें आप क्या करेंगे, कोटेशन इनवाइट करेंगे और उसकी बेस पे सप्लायर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद उस पर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, वही बिजनेस नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस एंड कंपनी, सप्लायर नेम, परचेज ऑर्डर नंबर, बिजनेस कॉन्टैक्ट, डिलीवरी नोट। अब जब आप परचेज कर रहे हैं तो अब आपने परचेज ऑर्डर दिया, अब आपको चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो जब आपको चीज़ें मिलेंगी तो आपको डिलीवरी नोट आएगा। ठीक है, एडवाइस नोट भी कहते हैं, एंड गुड्स रिसीव्ड नोट। व्हेन सप्लायर डिलीवर्स द गुड्स दे आर अकॉम्पनीड विद डिलीवरी नोट। अ पर्सन फ्रॉम स्टोर्स डिपार्टमेंट checks the actual goods with the detail mentioned in the delivery note. Detail of delivery note are copied on goods received note. तो ये जो गुड्स रिसीव्ड नोट है, ये आपका अपना इंटरनल डॉक्यूमेंट है। डिलीवरी नोट को देख के आप क्या करते हैं, चीज़ें देखते हैं कि वाकई वही डिलीवर हुई हैं जो डिलीवरी नोट के ऊपर लिखी हुई हैं, कोई हैंकी फैंकी तो नहीं हो रही। वंस जो स्टोर रूम का कंसर्न पर्सन है वो सेटिस्फाइड होता है, तो वो क्या करेगा, गुड्स रिसीव्ड नोट जनरेट कर देगा। सो गुड्स रिसीव्ड नोट इज एन इंटरनल document. Additional details may be added on goods received note, for example item codes, क्योंकि वो जो चीज़ें आपको मिल रही हैं उनकी अगर आपकी अपनी कोडिंग है तो आप उसके आइटम कोड्स जो हैं वो गुड्स रिसीव्ड नोट पे लिखेंगे। यही वजह है, अगर आपके कोड्स डिफरेंट नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको अलग से गुड्स रिसीव्ड नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। गुड्स रिसीव्ड नोट उस वक्त बनता है जब डिलीवरी नोट के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है, चूंकि डिलीवरी नोट जो है वो सप्लायर की तरफ से आना है, तो हो सकता है उस पर कुछ इंफॉर्मेशन जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जरूरी समझती है वो मिसिंग हो। तो आप फिर क्या करेंगे, गुड्स रिसीव्ड नोट खुद बना लेंगे। गुड्स रिसीव्ड नोट इज आल्सो चेक्स अगेंस्ट परचेज ऑर्डर टू इंश्योर दैट करेक्ट आइटम्स एंड क्वांटिटी इज delivered. Any difference in quantity, quality or type of item mentioned on delivery note and actual delivery should be noted and mentioned on delivery note कि ये फ़र्क है, ये चीज़ें लिखी हुई हैं, हमें मिली नहीं है, ये चीज़ें लिखी हुई हैं, हमने ऑर्डर नहीं की थी। अब उसके बाद जब सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी तो सेलर आपको इनवाइस इशू करेगा। वो उसके लिए सेल्स इनवाइस थी, आपके लिए वो क्या है, परचेज इनवाइस है। फिर आप उस परचेज इनवाइस को अपने परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट चेक करेंगे कि उस पर जो क्वांटिटी है, जो प्राइस है, वो वही लिखी हुई है जो हमने ऑर्डर दिया था। उसको डिलीवरी नोट के अगेंस्ट चेक करेंगे कि क्या सारे आइटम्स जो हैं वो डिलीवर हो गए हैं या अभी कुछ आइटम्स रहते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, वो जब परचेज इनवाइस ओके हो जाएगी, ठीक है, तो आप उसको अपने सिस्टम में एंटर कर देंगे। अब हम बात कर रहे हैं जी कि हम परचेजर हैं, ठीक है। अब जो परचेजर होता है वो इनवाइस रिसीव करता है। सेल इनवाइस इशू की थी सेलर ने, तो परचेजर क्या करेगा, उस इनवाइस को रिसीव करेगा, वही उसके लिए परचेज इनवाइस है। क्रेडिट नोट भी जो है वो क्या करेगा, रिसीव करेगा। So credit note is received by customer when customer return goods, ठीक है। So credit note received means purchase return। अब हमने जब क्रेडिट नोट, हम जब चीजें वापस करेंगे तो इन रिटर्न जो है वो हमें क्या मिलेगा, क्रेडिट नोट मिलेगा। तो क्रेडिट नोट रिसीव्ड, अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो आप परचेजर हैं,
और आपने जो चीज़ें परचेज की थी उनको रिटर्न कर रहे हैं, या आपको जो इनवाइस मिली थी वो ओवर चार्ज थी, तो अब वो जो सेलर है वो आपको क्रेडिट नोट इशू कर रहा है ताकि वो उसको ठीक कर सके, उसकी वैल्यू को कम कर सके, तो आप अगेन क्रेडिट नोट रिसीव कर रहे हैं। लेकिन डेबिट नोट जो है वो सम टाइम कस्टमर भी इशू करता है। अब हम परचेजर है ना, हम कस्टमर हैं, तो सम टाइम हम डेबिट नोट इशू करते हैं फॉर रिक्वेस्ट ऑफ क्रेडिट नोट। अगर हमने डेबिट नोट रिसीव किया है तो इसका मतलब है कि हमने जो इनवाइस थी वो अंडर चार्ज थी, अब वो उसको ठीक कर रहा है, ठीक है, ताकि उसके लिए उसको प्रॉपर वैल्यू पे लाने के लिए तो वो डेबिट नोट इशू कर रहा है। लेकिन हम अगर एज अ कस्टमर हम डेबिट नोट इशू कर रहे हैं तो इट मींस दैट कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें क्रेडिट नोट दिया जाए, हमने चीजें वापस करनी है। अब उसके बाद हम पेमेंट करेंगे सप्लायर को अलॉन्ग विद रेमिटेंस एडवाइस। अब रेमिटेंस एडवाइस क्या था, मैंने पहले बताया आपको कि एक डॉक्यूमेंट है जिसमें हम लिखेंगे कि हम फलां फलां इनवाइस के अगेंस्ट पेमेंट कर रहे हैं, उसका नंबर लिखेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे और उसका रेमिटेंस एडवाइस का टोटल कर देंगे।